हाँ, सो हमने 2.1 देखा, उसका कंसेप्ट समझा। 2.1 एक्सरसाइज जो है उसके लिए जो कंसेप्ट चाहिए वो समझा। 2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की। देन हमने 2.2 एक्सरसाइज के लिए जो कंसेप्ट्स चाहिए रिलेशंस एंड फंक्शंस में वो भी हमने समझे और उसके भी न्यूमेरिकल्स हमने कंप्लीट किए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस concepts of the numericals which are there in the exercise 2.3। तो पहला कॉमन था कंसेप्ट, फिर दूसरी एक्सरसाइज में हमने रिलेशन की बात की थी, और तीसरी अभी आज की डेट में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम फंक्शंस की बात करने वाले हैं। सो फंक्शंस की बात करें, सो फंक्शंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट? क्योंकि 10th बोल रहा हूँ 11th में मैथ्स में कई चैप्टर्स में हम फंक्शंस पढ़ेंगे, कई चैप्टर्स में। ओके, कई चैप्टर्स में थोड़ा, कई चैप्टर्स में ज़्यादा, और इवन 12th में भी हम बोल सकते हैं कि 70 to 80% जो चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत फंक्शंस तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत, अगेन वेरी इजी, बट थोड़ा बहुत फंक्शंस तो आ ही जाएगा। हमने फंक्शंस पढ़ा है, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा है। ओके, अभी हम देखेंगे ना, जब न्यूमेरिकल देखेंगे तब तुम्हें पता चलेगा हाँ सर ये सब तो पता ही है। सपोज ऐसा बोला हो कि हम ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2। fx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2। तो हम उसमें क्या करते थे, जहां जहां x हो वहां वहां 2 रख देते थे। ओके, सो 2x प्लस 1 मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1 तो हो गया 5, तो f2 की वैल्यू आ गई 5। ये ऐसा हम करते थे। तो ये जो बोला ना मैंने fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1, उसी को फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एकदम नया है, ओके, हम यूज करते थे लेकिन अभी डिटेल्ड में पढ़ना है। अंडरस्टूड? सो फंक्शन स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया बहुत यूजफुल है 11th में भी और 12th में भी। 12th में जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि सर ये बेसिक थोड़ा क्लियर नहीं है, 11th में सही से नहीं पढ़ा था। जिसका प्रॉब्लम होता है वो स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। सो फिर उनको फिर से पढ़ना पड़ता है 11th का फंक्शंस, इतना इम्पोर्टेंट है। सो बहुत अच्छे से ध्यान से, शायद हम जितना डिटेल्ड में जाएंगे उतना डिटेल्ड में अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी के चैप्टर्स में उसकी ज़रूरत आएगी और 12th में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू डिटेल। ओके, चलो तो रिलेशन एंड फंक्शंस। हाँ, फंक्शंस देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ा पार्टीशन कर लें। हाँ चलो, सो हमें डिस्कस करना है फंक्शन। देखो वेरी इजी, स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन 5 मतलब 5th नंबर की डेफिनेशन पूरे चैप्टर की। अ रिलेशन f फ्रॉम सेट A टू सेट D इज सेड टू बी अ फंक्शन। एक रिलेशन सेट A का, देखो निर्भय वो पहले चैप्टर का भी यहाँ पे कंसेप्ट है, सेट का पहला चैप्टर है सेट्स, उसका कंसेप्ट है। तो समझ में ना आए तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, जितना समझ में आए उतना समझो, बाकी तो हम सब कुछ रिवीजन कर ही लेंगे। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि रिलेशन है एक, सबसे पहली बात क्या है, रिलेशन है किसका, सेट A का सेट B से। वो रिलेशन को ही फंक्शन बोलते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। of relation f from set A to set B is said to be a function। लेकिन कब, if every element of set A has one and only one image in set B। क्या बोल रहे हैं कि every element of set A has
इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जैसे कि ये है मेरा सेट ए और ये है मेरा सेट बी। सेट ए में है मेरे पास 1 2 3, सेट बी में है मेरे पास 4 5 6। सो ऐसा समझो, अभी हमने देखा था कि x, y, तो x, y को क्या बोलते थे, मैंने बताया था कि y को, ओके, y को हम x की इमेज बोलते हैं और x को y की प्री इमेज बोलते थे। तो यहाँ डेफिनेशन में क्या है कि फॉर एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ऐसा डेफिनेशन में बोल रहा है। कहने का मीनिंग क्या है, अगर मैं वेन डायग्राम से बताऊं तो यहां पर एक रिलेशन सपोज ऐसा है एंड ऐसा है, तो क्या मैं इसको फंक्शंस बोल सकता हूं? तो अगर हम डेफिनेशन से जाए तो सेट ए का सेट बी से रिलेशन कब फंक्शन कहलाता है, जब सारे के सारे एलिमेंट का लिखा हुआ है when if every element of set A, सारे एलिमेंट सेट ए के जो है उसकी इमेज होगी कहां पर, सेट बी में। तो हम देख सकते हैं कि 1 की तो इमेज है, 1 का किसी के साथ रिलेशन है, 2 का भी किसी के साथ रिलेशन है, 2 की भी इमेज है, लेकिन भाई 3 तो अकेला है, उसकी तो सेट बी में कोई इमेज है ही नहीं। अंडरस्टूड? दिख रहा है कि 3 नहीं, मैंने तुम्हें एग्जांपल शो करने के लिए ऐसे ही मैच कर रहा हूं, ऐसे ही, ओके। सो 3 की कोई भी इमेज है नहीं, तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। अंडरस्टूड? दिस इज नॉट अ फंक्शन। रीजन देना हो तो क्या बोलेंगे, बिकॉज बाय द डेफिनेशन every element of set A does not have the image in set B. every element की इमेज नहीं है, क्यों? और पर्टिकुलर बोल दो, there are 3 elements in set A and the element 3 does not have image in set B. Therefore the given function is, or say the given relation is not a function. फंक्शन क्या होगा, रिलेशन ही फंक्शन होगा, लेकिन ये रिलेशन फंक्शन नहीं। डन? अच्छा चलो, हाँ 1 की 2 है, उसी पे आते हैं अभी। 1 की 2 है, अब चलो 1 की 2 को 2 रखो और 2 की 5 रखो और 3 की 6। अभी ऐसा है, नेक्स्ट रिलेशन, ओके, नेक्स्ट एक रिलेशन गिवन है। सो अब अगर हम डेफिनेशन से जाए तो सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज तो है, 1 की भी है, 2 की भी है और 3 की भी है। तो हम आगे पढ़े अगर डेफिनेशन, तो हमें बोल रहे हैं हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो भाई 3 की वन एंड ओनली वन इमेज है 6, 2 की वन एंड ओनली वन इमेज है 5, लेकिन 1 की 2 इमेज है, 1 की 4 भी इमेज है और 1 की 5 भी इमेज है। डन? सो देयरफॉर अगेन ये डेफिनेशन को मैच नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। सिंपल। डन? ओके, सिंपल था, समझ में आ गया पूरे के पूरे। मतलब अगर अच्छा चलो दूसरे एग्जांपल से ही बताता हूं। नाउ थर्ड एग्जांपल, ओके, थर्ड एग्जांपल। फिर से अगर हम डेफिनेशन में देखें, डेफिनेशन में 2 ही कंडीशन गिवन है। क्या? सेट ए के सारी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए सेट बी में, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन 1 एंड ओनली 1 ही इमेज होनी चाहिए। इमेज तो होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन 1 एंड ओनली 1 इमेज होनी चाहिए। क्या लग रहा है, ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है? पक्का? तीनों का आंसर सेम ही है? हाँ, क्यों? रीजन 4 की 2 क्या इमेज? हाँ, मतलब जैसे हम इमेज नहीं बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। मतलब इसकी वैल्यू यहाँ हो तो हम उसे इमेज बोलेंगे,
और इसकी वैल्यू यहाँ हो, मतलब y की x को, मतलब हम ये अगर हमारा ऑर्डर्ड पेयर है तो हम x को बोलेंगे प्री इमेज ऑफ y और y को बोलेंगे इमेज ऑफ x, मतलब बीच में मिरर है ऐसा समझो। तो y को बोलेंगे इमेज ऑफ x और x को बोलेंगे प्री इमेज, पहले वाली इमेज ऑफ y। क्यों पहले वाली? बाद वाली तो यहाँ होगा और तो यहाँ आएगी ना बाद वाली इमेज, प्री इमेज ऑफ y। तो लेकिन तुम लोगों का आंसर क्या था कि इट इज नॉट द फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। क्यों? ध्यान से अगर तुम देखोगे तो भले ही तुमने जो बात बोली वो है तो सही, क्या कि 1 की भी इमेज 4 है और 2 की भी इमेज 4 है, मतलब दो लोगों की सेम इमेज है 4। रिलेशन हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? रिलेशन इज इक्वल्स टू क्या बना? 1,4, 1 का 4 के साथ रिलेशन, 2 का 4 के साथ रिलेशन और 3 का 5 के साथ रिलेशन। 6 का कुछ नहीं है। यस, अब डेफिनेशन पे आओ। ये रिलेशन यही है, 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 5 के साथ। 6 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है। डन। अब अगर फिर से हम डेफिनेशन पे आए, और रिलेशन, ये एक रिलेशन को फंक्शन बोल देते हैं कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का इमेज होना चाहिए। तो 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, कहाँ गई? हाँ, और 3 की भी इमेज है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए की इमेज है। आगे पढ़े, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सो 1 की सिर्फ एक ही इमेज है 4, 1 की तो एक ही इमेज है ना 4, 2 की भी एक ही इमेज है 4, 2 की दो इमेज नहीं है। ओके, और 3 की भी एक ही इमेज है 5। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये फंक्शन है, सिंपल। तो तुम्हें देखना क्या है, अलग अलग वे में, जैसे मैंने वेन डायग्राम से समझाया वैसे भी तुम देख सकते हो क्या कि हर एक एलिमेंट, मतलब कि अब इसका मैं क्या लिखूं? डोमेन लिखूं। सो डोमेन हम क्या लिखते थे? फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो 1 2 3। इसका मैं रेंज लिखूं, रेंज हम क्या लिखते थे? सेकंड एलिमेंट का सेट, तो 4 4 एंड 5। डन। सो अब अगर हम देखें तो तुम डोमेन देखकर बता सकते हो। अगर डोमेन में तुम्हारा 1 2 3, मतलब कि जो पूरा सेट है ए वो आ गया, अगर तुम्हारा डोमेन जो सेट ए है वो आ गया, तो एक कंडीशन तो तुम्हारी फुलफिल हो गई। कौन सी? कि सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट की इमेज है। क्यों? अगर होगी तो ही तो डोमेन में आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। यहाँ पे अगर ये 1,4 होगा ही नहीं तो ये 1 यहाँ डोमेन में नहीं आएगा। 1 डोमेन में नहीं आएगा तो वो ए नहीं है, और वो ए नहीं है मतलब क्या कि 1 का कोई भी इमेज नहीं है, तो वो डेफिनेशन में सूट नहीं, मैच नहीं करेगा। डन। ओके, तो अगर डोमेन सेम आ जा रहा है ए जैसा तो भी फंक्शन है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। लेकिन ये तो एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कि उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए। तो एक ही इमेज होनी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि देखो, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, वो फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 बार आ जाए तो चलेगा। फर्स्ट एलिमेंट अगर 2 बार आ जाए तो चलेगा, जैसे कि इसके पहले वाला एग्जांपल था वो कि 1 की 4 थी और 2 की भी 4, नहीं वो तो अभी है 1 की 4, और से मैं अभी नया ही बना देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा है 1 2 3 एंड 4 5 6, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 की 4 भी है और 1 की 5 भी है। तो इसमें रिलेशन तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1,4 ऑर्डर्ड पेयर एंड 1,5, ऐसे ही लिखोगे। तो तुम वैसे भी चेक कर सकते हो कि जो एलिमेंट है ए के, जो एलिमेंट है वो अगर 2 बार भी आ जाए, एक से ज्यादा बार आ गया, 2 बार आ गया, मतलब क्या है कि वो फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक की 4 इमेज भी है और एक की 5 इमेज भी है, मतलब 2 बार आ गया ना, तो 2 बार आ गया और हमें बोला था हैज वन एंड ओनली वन इमेज। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? श्योर? अलग अलग वे में हम बोल सकते हैं कि फंक्शन है या नहीं है। तो ये तो फंक्शन है। अंडरस्टूड? सिंपल था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो एग्जांपल आ गए, डेफिनेशन अलग से। हाँ,
ये वन वे ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन हुआ। फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका कौन सा? एज अ रिलेशन। तो हमने ये एक रिलेशन बनाया था, रिलेशन से हमने बोला कि ये फंक्शन है या ये फंक्शन नहीं है। एक मेथड हो गई कि फंक्शन को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीका था एज अ रिलेशन, तो रिलेशन से हमने डिफाइन कर दिया। दूसरा तरीका, फंक्शन उसकी ट्रू वैल्यू मतलब उसकी डिपेंडेंसी से फंक्शन डिपेंडेंट ऑन समथिंग, मतलब जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया f of x is equals to 2x plus 1 क्या है? से f of x is equals to what? 2x plus 1। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? x की वैल्यू पर। क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू 0 ली तो अलग आंसर आएगा, 1 ली तो आंसर अलग आएगा, 2 लिया तो डिफरेंट आंसर, 3 लिया तो डिफरेंट आंसर। मतलब ये फंक्शन की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? x के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक डिपेंडेंसी से एक फंक्शन बनता है और दूसरा एक रिलेशन, पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन से फंक्शन बनता है। तो रिलेशन से जो फंक्शन बनता है वो देखा, और ऐसे तो बहुत सारे बनते हैं, ये तो मैंने एक बताया। अब हम ऐसा बोल सकते हैं सर f of x is equals to x square minus 1, ये भी तो एक फंक्शन है। वैसे तो बहुत सारे हैं, कितने? बहुत सारे हैं। ऐसे तो कितने बनेंगे? सर f of x is equals to x cube, ये भी एक फंक्शन है। डन? ओके। तो कहने का मीनिंग अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, दो तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन किए। कौन सा? एज अ पर्टिकुलर रिलेशन, कि एक रिलेशन ओके वो फंक्शन है या नहीं, उसकी डेफिनेशन के साथ हमने समझा। कोई भी गिवन रिलेशन है वो फंक्शन है या नहीं। डन? और दूसरा एज अ डिपेंडेंसी वेरिएबल तुम्हें गिवन होगा फंक्शन, वो भी बहुत सारे हैं। अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये जो बहुत सारे फंक्शन है, ऐसे तो कितने सारे हैं, तो उसको डिवाइड कर देते हैं हम, पर्टिकुलर डिवाइड कर देते हैं। और डिवाइड करके मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो क्या है? आइलेट। क्या है? आइलेट। क्या है आइलेट? आई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। कौन से? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब कि तुम्हें ऐसा कुछ दिया हो, f of x is equals to sin inverse of x, inverse of x। ओके, ये हम पढ़ेंगे 12th में। 12th में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है, लेकिन ये फंक्शन के टाइप है। ओके, तो पहला है से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या? लॉगरिथमिक फंक्शन। जैसे कि ऐसा बोला है कि भाई f of x is equals to log x, तो ये क्या हो गया? लॉगरिथमिक फंक्शन। ये भी हम पढ़ेंगे 12th में, अभी नहीं है। दिस इज ऑल्सो, ये कौन सा हो गया? ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये हो गया लॉगरिथमिक फंक्शन। ये है, ये हम 12th में पढ़ेंगे, ये भी हम 12th में पढ़ेंगे। ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हम अभी पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, मैथ्स का 3rd चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें हम ये पढ़ लेंगे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें क्या होगा? जो हम पहले पढ़ते आ रहे थे वो ये f of x is equals to sin inverse x है, लेकिन इनवर्स नहीं, हम तो सीधा सीधा पढ़ते थे ना, f of x is equals to sin x, f of x is equals to tan x, f of x is equals to cos 2x, वैसे सारे फंक्शंस पढ़ेंगे। इनवर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या है? इनवर्स। इनवर्स मतलब 1/x, और फिर उसका इनवर्स कर दे तो x raised to -1, ऐसा लिखते हैं ना, 1/x। अब ये नीचे वाले x को ऊपर ले जाए तो क्या होगा? x raised to -1। तो वैसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शंस भी हम 12th में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। 11th में ही नेक्स्ट चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, थोड़ा बहुत जब भी आएगा तब पढ़ेंगे। क्या? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस 12th में ही मेजरली आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल
ये कैसे फंक्शन होंगे, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंट, ओके, ई रेज टू एक्स, ई रेज टू 2x, ई रेज टू एक्स प्लस 1, ओके। तो ये सारे भी अभी हमें पढ़ने नहीं है। तो बाकी क्या रहा, ये जो बाकी रहा वो हमें अभी पढ़ना है, दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा? एल्जेब्रिक फंक्शन। हमें क्या पढ़ना है? एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ने हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, और हम 11th में भी फंक्शन करने वाले हैं, और 12th में भी बहुत सारे फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए हमने इसको क्या आइलेट में क्लासिफाई कर लिया है। और अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शंस। डन। तो एल्जेब्रिक फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। अब एल्जेब्रिक फंक्शंस भी ऐसा नहीं है कि एक है। एल्जेब्रिक फंक्शन में एक कौन सा है? से पोलिनोमियल फंक्शन। क्या? पोलिनोमियल फंक्शन। अब ये कौन सा पोलिनोमियल? सारे के सारे पोलिनोमियल। सारे के सारे मतलब जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल पढ़ा था हमने, याद है? कांस्टेंट पोलिनोमियल 8th या 9th में पढ़ा था। कांस्टेंट पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, ऐसा। ये तो 3। अब x की वैल्यू तुम कुछ भी रखते जाओ, वैल्यू तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की इतनी रहेगी, 3 ही रहेगी। x है ही नहीं तो रखोगे कहाँ पर? तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 गिवन हो। देन लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल याद है ना? ax प्लस b जिसका जनरल फॉर्मूला है, ये भी हमने पढ़ा था, 10th में भी पढ़ा था। लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल मतलब ax प्लस y, 2 मतलब 2 वेरिएबल होंगे, यहाँ पे 1 वेरिएबल है। लीनियर। देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हम देखने वाले हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाला। एंड देन हम क्यूबिक पोलिनोमियल भी देखेंगे। तो सारे ही क्यूबिक तक ही है हमारा सिलेबस में अभी 11th 12th में। सो ये सारे पोलिनोमियल फंक्शंस हमें देखने हैं। फिर पोलिनोमियल के बाद क्या है? एक है मॉड्यूलस, बहुत सारे हैं, ओके। एक आता है मॉड्यूलस फंक्शन। क्या? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन मतलब वो हमारा मोड वाला, जिसके अंदर नेगेटिव हो तो भी पॉजिटिव हो जाता है, वो फंक्शन हमें पढ़ना है, मोड फंक्शन। एक फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन आज ही पढ़ने वाले हैं ये सब। एक फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं सिग्नम, क्योंकि इसीलिए तो मैंने बोला कि कंटेक्स्ट ये जो है वो कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, इसीलिए तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन ये सारे फंक्शंस डीपली समझने होंगे और पूरा का पूरा 100% कॉन्सेंट्रेशन यहाँ होना चाहिए। ये चाहे तो वीडियो भी वापस घर जाके एक बार तो देख ही लेना, जब भी अपलोड कर दूं मैं तो एक बार फिर से वीडियो भी देख लेना, क्योंकि ये टॉपिक ही वैसा है। टफ नहीं है बट नीड्स मोर अटेंशन। ओके, फोकस्ड होना चाहिए, तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत पक्का होना चाहिए। टफ कुछ भी नहीं है। अभी तक का समझ में आया ना सब कुछ, तो वैसे ही सिंपल ही है। मॉड्यूलस फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। फिर वैसे तो बहुत सारे हैं, रैशनल फंक्शन है, इरेशनल फंक्शन है, ओके। तो वो सारे फंक्शन हम वन बाय वन अभी डिस्कस करेंगे, ओके। पोलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन और है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 फंक्शन तो मैंने बोल दी। अगेन ये मॉड्यूलस फंक्शन है, 11th में उसके ऊपर नहीं आते क्वेश्चन। 11th में मॉड्यूलस फंक्शन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बट 12th में भर के आएंगे। और फिर तब याद नहीं है, आता नहीं है, तो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से नहीं की तो, ओके। बट इजी है, ओके। तो मैं तो बताऊंगा तुमको, ओके। जो भी जरूरी है वो सारा बता दूंगा। डन, ओके। तो ये सारे फंक्शंस हमें देखने हैं, पोलिनोमियल फंक्शंस, रैशनल फंक्शंस, इरेशनल फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, देन मॉड्यूलस फंक्शंस, सिग्नम फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शन, सारे ही देखने हैं। एक तो हमने देख लिया, फंक्शन को 2 तरीके से डिफाइन किया था हमने। एक एज अ पर्टिकुलर स्पेशल रिलेशन, वो रिलेशन हमने कर लिया।
डन, रिलेशन वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कर लिया। और दूसरा एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और से डिपेंडेंसी रूल। तो ये सब में डिपेंडेंट है किसके ऊपर, पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो x के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर भी सब कुछ मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन x, तो मोड x गिवन होगा, मोड x² + 2 ऐसा कुछ लिखा होगा। मतलब क्या, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तो फंक्शन डिफाइंड होगा डिपेंडेंसी रूल पे, और दूसरा डिफाइंड होगा हमारी डेफिनेशन मतलब रिलेशन के ऊपर। रिलेशन के ऊपर वाला भी देख लिया, डिपेंडेंसी रूल में भी कैसा होगा वो मैंने तुम्हें बता दिया। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब हम डिटेल्ड में अच्छे से ध्यान से अभी सब कुछ याद रह जाए वैसे हम सारे फंक्शन डिस्कस करते हैं। डन, ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अ फंक्शन विच हैज ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यू फंक्शन। क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि मेरा रियल वैल्यू फंक्शन, एक मेरा रिलेशन था, ओके, अभी मैंने क्या कह लिया, हाँ, ये पर्टिकुलर हमारा रिलेशन है। डन, ये फंक्शन है, उसकी मैंने डोमेन लिख दिया, उसका मैंने रेंज लिख दिया। अब हमें पता ही है जो ऑर्डर्ड पेयर है उसमें जो x है x, तो x के लिए हम क्या लिखते थे कि x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, ऐसा ही था। x हमेशा a में होगा और y हमेशा b में होगा। अच्छा, सो x हमेशा a में होगा और y हमेशा b में होगा। तो यहां पर क्या बोल रहे हैं कि तुम x में क्या क्या ले सकते हो, x में तुम क्या क्या ले सकते हो। तो मैं अगर बोलूं कि x बिलोंग्स टू a और माई सेट a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मैं बोल दूं सेट a इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसा बोल दो। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो मेरा x बिलोंग्स टू a है और a में सारे नेचुरल नंबर है, तो मेरा एक्चुअली x बिलोंग्स टू क्या हुआ, नेचुरल नंबर ही हुआ, क्योंकि x तो मैं कुछ और ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा x बिलोंग्स टू क्या है, सेट a। और सेट a क्या है, सेट a है सारे नेचुरल नंबर का सेट। तो अगर मैं बोलूं कि मेरी x की वैल्यू -1, पॉसिबल है क्या यहाँ पर, अगर नेचुरल नंबर होगा तो नहीं, क्योंकि x बिलोंग्स टू a है और a तो मेरा सेट है नेचुरल नंबर का, तो -1 तो नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है। डन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल मतलब क्या कि x मेरा यहाँ इस केस में क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। तो मैं ऐसा बोलूं कि x मेरा होल नंबर हो सकता है, तो नेचुरल नंबर +0। फिर मैं बोल दूं x मेरा इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, 0 कुछ भी हो सकता है। फिर मैं बोलूँ x मेरा रैशनल नंबर हो सकता है, मैं बोलूँ x मेरा इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो सब कुछ आ गया, मतलब रियल नंबर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, माई x बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या कि जो भी मैं सेट ए में ये नंबर लेने वाला हूँ, एलिमेंट लेने वाला हूँ, वो एलिमेंट कौन से होंगे, रियल नंबर, रियल नंबर होंगे, वो रियल नंबर होंगे, दैट्स इट। और जो मेरा y मिलेगा, y, तो y भी अगर रियल नंबर हो, मतलब जो y है बिलोंग्स टू, इसमें जो भी मेरे आंसर आए 4 5 6 ऐसे, या फिर जो हमारा फंक्शन मैंने पर्टिकुलर अभी डिफाइन किया था, सपोज पोलिनोमियल फंक्शन x² + 2 ऐसा है, ओके। तो अभी तुम x की वैल्यू रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब तुम कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, कुछ भी डालो, जो आंसर आएगा ना, आंसर ये y f ऑफ x को हम क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं। तो x की वैल्यू कुछ भी डालो, लेकिन y की वैल्यू मतलब जो f ऑफ x का आंसर होगा वो क्या आएगा, वो कुछ भी आएगा, लेकिन वो रियल नंबर ही तो होगा, उसके बाहर का थोड़ी कुछ आएगा। सो मेरा y ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो मेरा ऐसा फंक्शन और ऐसा रिलेशन, मेरा ऐसा फंक्शन और ऐसा रिलेशन जिसमें x बिलोंग्स टू r हो और y भी बिलोंग्स टू r हो, तो ऐसे फंक्शंस को मैं क्या बोलूंगा, रियल वैल्यूड फंक्शन। सिंपल, ये डेफिनेशन में जो भी बोला हो, लेकिन किसे बोलते हैं वो मैंने तुम्हें बता दिया। फंक्शन मतलब क्या, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, और ऐसा रिलेशन जिसमें x रियल नंबर हो
और y जो मिलेगा वो भी रियल नंबर ही मिलेगा, दैट मीन्स वो क्या है, रियल फंक्शन, और से रियल वैल्यूड फंक्शन। r इज अ सबसेट ऑफ r, और वो सब आ ही जाएगा, इसे कहेंगे क्या, रियल फंक्शन। अगर मैं बोल दूं पर्टिकुलरली कि माय x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये वाले सेट को फिर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरा रिलेशन और से मेरा फंक्शन रियल वैल्यू फंक्शन और रियल फंक्शन है, ऐसा मैं नहीं बोल सकता। कब, क्योंकि x इज ओनली बिलोंग्स टू n, इंटीजर नहीं आएगा उसमें, रैशनल नंबर नहीं आएगा, इरेशनल नंबर नहीं आएगा, अंडरस्टूड। लेकिन मेरा x कुछ भी हो सकता है, फ्रीडम दे दी है, जो लेना है ले लो, तो मतलब रियल नंबर, तो फिर मेरा आंसर तो रियल नंबर आने ही वाला है, जो भी आंसर आएगा अंदर ही आएगा, रियल नंबर के अंदर ही आएगा। ओके, तो अगर x और y दोनों रियल नंबर हो, ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन। डन, समझ में आ गया रियल फंक्शन। अच्छा चलो, तो रियल फंक्शन समझ में आया। अब जो मैंने तुम्हें बताया वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। देखो डेफिनेशन और वो सब नहीं पूछा जाएगा, समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या बोल रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन में, कि एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है r टेंड्स टू r। r टेंड्स टू r मतलब क्या, कि मेरा x कहां से बिलोंग कर रहा है, r में से, और मेरा y जो आंसर आएगा वो कहां से बिलोंग कर रहा है, वो भी r में से ही बिलोंग कर रहा है। डन, r टेंड्स टू r, r टेंड्स टू n होता तो उसका मीनिंग क्या है, कि मेरा x r को बिलोंग कर रहा है, लेकिन जो भी आंसर आएगा मेरा y का वो नेचुरल नंबर होगा। वैसे अगर n टेंड्स टू r है तो मेरा x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन y रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये r टेंड्स टू r है, मतलब रियल वैल्यू फंक्शन है। सो रियल फंक्शन जिसमें y को ही f ऑफ x बोलते हैं, तो याद रखना y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, और वहां पर क्या है, एक वैल्यू गिवन है, क्या, x, वेयर x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r मतलब क्या, x में तुम जो जो वैल्यू रखोगे, मेरा जो ये x, y है ना, तो x में तुम जो जो वैल्यू रखोगे तो कहाँ रख सकते हो, जहां पे फंक्शन हो वहां पे, और ये जो टोटल तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा, y। और अगर सेट में देखें तो x जो जो तुम ले रहे हो वो सारे यहाँ आएंगे, जो जो x ले रहे हो, और उसका आंसर जो आएगा वो सारे y कहाँ आएंगे। जैसे पोलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल से तुम अच्छे से समझ जाओगे। मैंने x की वैल्यू ले ली 1, तो x की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो यहाँ पे आंसर आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3। x की वैल्यू अगर मैंने 2 ली तो मतलब इसका इसके साथ रिलेशन है। x की वैल्यू मैंने 2 ली, 2 2 4 प्लस 1, यहाँ पे 2 ली तो यहाँ पे आएगा 5, तो 2 का 5 के साथ रिलेशन है। x की वैल्यू अगर मैंने -1 ली तो -2 प्लस 1, दैट इज आंसर आएगा -1, -2 प्लस 1 -1। तो x की वैल्यू अगर मैंने -1 ली तो y की वैल्यू मेरी क्या आएगी, -1, तो इसका इसके साथ रिलेशन है। समझ में आया। तो जो भी x की वैल्यू मैं लूंगा वो सेट A को बिलोंग करेगा, और उसका जो आंसर आएगा f ऑफ x का जो आंसर आएगा, y जो मिलेगा वो कहाँ होगा, सेट B में। कुछ भी समझ में ना आए तो पॉज करके, मतलब मुझे रोक कर, पॉज कर मतलब मुझे रोक कर पूछ लेना। डन, क्योंकि सब कुछ फिर कनेक्टेड भी आएगा। तो बात कर रहे थे हम आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन में क्या बोल रहे हैं, यही है फंक्शन की वैल्यू, क्या, कि x बिलोंग्स टू r है। x बिलोंग्स टू r मतलब तुम कुछ भी ले सकते हो, x की जगह कुछ भी ले सकते हो, तो भाई कुछ भी ले सकते हैं, तो बस इतना ही फंक्शन है, इतना ही फंक्शन है। मतलब क्या, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, मतलब मैं अगर x की जगह 1 रखूँ तो मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि x ही तो है। x स्क्वायर होता तो कुछ और आता, 1 का तो 1 ही आता, लेकिन 2 का सपोज 4 आ जाता आंसर। लेकिन यहाँ पर तो मैं कोई भी वैल्यू रखूँ, x इज इक्वल्स टू 5, तो f ऑफ x कितना आएगा, 5। x इज इक्वल्स टू 10, तो f ऑफ x कितना आएगा, 10, क्योंकि x ही है सिर्फ, तो वहाँ पे 10 लिख दूंगा। अंडरस्टूड। तो क्या बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू r है, सच फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब कि तुम्हारा x और y दोनों क्या आ जाए, सेम आ जाए। उसका रिलेशन कैसे बनेगा, जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, 1,1 2,2, ओके, 3.5, 3.5। क्यों, क्योंकि x तो रियल नंबर है, तो 3.5 भी आ सकता है। ओके, सो अगर मैंने x की वैल्यू 1 ली तो f ऑफ x की वैल्यू भी 1 ही आएगी।
x की वैल्यू 2 ली तो f ऑफ x की वैल्यू भी 2 ही आएगी, x की वैल्यू 3.5 ली तो f ऑफ x की वैल्यू भी 3.5 ही आएगी। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे हम? आइडेंटिटी फंक्शंस। डन। तो आइडेंटिटी फंक्शंस हमने बोल दिया और हमने बोला कि x बिलोंग्स टू R है। अब तुम ही बताओ कि डोमेन क्या हो सकता है, इसमें कोई रिलेशन बन गया। अभी मैंने जो लिखे हुए थे वो एक रिलेशन है सपोज, तो डोमेन में क्या क्या हो सकता है? डोमेन में क्या क्या हो सकता है? डोमेन में कुछ भी हो सकता है भाई, -1.5 हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि क्या रख सकते हो तुम भाई? x बिलोंग्स टू तो R है, जो रखना हो रखो। x बिलोंग्स टू क्या है? R। R मतलब क्या? सब कुछ इंक्लूडेड, जस्ट लाइक यूनिवर्सल सेट। तो जो रखना है रखो। तो मेरा डोमेन भी क्या मिलेगा? डोमेन इज दी सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहला नंबर तो क्या है? x, मतलब जो तुमने रखा वो तो तुम जो लेना है ले सकते हो। तो तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर में भी तुमने जो लिया वही आ सकता है। मतलब अगर तुम रियल नंबर ले सकते हो तो सारे फर्स्ट एलिमेंट क्या आएंगे? रियल नंबर आएंगे। तो मेरा डोमेन भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर। डन। उसके बाद रेंज। तो रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट। रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट। तो अभी तुम ही सोचो कि अगर x मैंने रियल नंबर लिया तो इसमें फंक्शंस में अगर मैं कुछ भी वैल्यू रखूं, कुछ भी √2 √2 लिखूं, x इज इक्वल टू √2, तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी आएगी? √2। सेम ही आने वाली है। तो मतलब ये अगर R है तो रेंज भी क्या होगी? रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो वहां पर भी क्या मिलने वाला है? R ही मिलने वाला है। सो डोमेन भी R और रेंज भी R। सबकी सारे फंक्शंस की डोमेन और रेंज तुम्हें समझनी होगी, याद रखने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझनी होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से। जितना ज़्यादा यूजफुल 11th में नहीं है ना, उससे ज़्यादा यूज आएगा 12th में, तो अच्छे से ध्यान दो। डन। ओके, समझ में आ गया? तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, सेम ही वैल्यू आए वो। अब उसकी ग्राफ, तो ग्राफ हमें दिखाई दे ही दे रही है, हम समझ ही सकते हैं। अगर 2 लिया तो आंसर क्या आएगा? 2। मतलब पहले ग्राफ नहीं आता, पहले तो नंबर है। जैसे मैंने ये 2 लिया तो यहाँ 2, तो ये पॉइंट हो गया। फिर मैंने 5 लिया, ओके, तो यहाँ पर आया 5, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक पॉइंट हो गया। फिर मैंने सपोज -5 लिया तो यहाँ पे -5 आंसर आया। तो फिर ये सबको अगर मैं ऐसे कनेक्ट करूँ तो ऐसे लाइन बनती है, तो ये लाइन बन गई। ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ करते हैं हम। ओके, सारी वैल्यू, अगर कोई बोले कि भाई मैं पहले x की वैल्यू 1 लेता हूँ, तो मैं x की वैल्यू सपोज यहाँ 1 लूँगा, तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू y क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो भाई ये भी 1 ही आएगा। तो 1 और 1 दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो मेरा हो जाएगा पहला पॉइंट नंबर 1। फिर वैसे पॉइंट नंबर 2। समझ में आ रहा है? वैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। तो वैसे अगर ग्राफ ड्रॉ करे तो मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। इट पासेस थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन में से भी पास होगा। क्यों? x की वैल्यू 0 ले लो, f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो x की वैल्यू 0 लोगे तो f ऑफ x की वैल्यू भी क्या आएगी? 0 आएगी। डन। सिंपल था पहला फंक्शन, सारे ही सिंपल है। सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन। अब ये कांस्टेंट फंक्शन किसका टाइप है? पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप है। कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन का टाइप है। वहां भी लाइन थी, यहाँ भी लाइन है, लेकिन लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पे इंक्लाइन लाइन थी, यहाँ पर क्या है? स्ट्रेट लाइन है। कहने का मीनिंग क्या है? अगेन देखो, फंक्शन तो वहीं पे डिफाइंड है, मतलब r टेंड्स टू r, मतलब क्या? तुम्हारा x r को बिलोंग कर रहा है और तुम्हारा y भी r ही है। y भी क्या है? r। डन। ओके, अब इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि इसका आंसर हमेशा कांस्टेंट ही रहता है, चेंज ही नहीं होता, भले ही तुम x चेंज करते रहो। जैसे कि मैंने बोल दिया f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। क्या बोल दिया? f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3। अब मैं बोलूं कि x इज इक्वल्स टू 1, सो दैट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू, और x की जगह 1 रखूंगा। भाई x है ही नहीं, तो जो f ऑफ x है वही है, तो मतलब क्या? 3। डन। x की जगह 2 रख रहा हूं क्योंकि रियल नंबर लेना है ना मुझे, तो x की जगह 2 रखूंगा तो y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, लेकिन यहाँ पे x रखने के लिए है ही नहीं, तो जो है वही मेरा, दैट इज 2। तो वैसे मैं x इज इक्वल्स टू रख रहा हूँ -10,
तो y की वैल्यू तो वही आएगी क्या 2। तो कुछ भी रखूं मैं x इज इक्वल्स टू रखूं -2.6 ऐसा कुछ लिखूं तो भी मेरा y तो क्या आने वाला है क्यों क्यों x रखने के लिए यहाँ पे ऐसे 3x + 1 ऐसा कुछ होना तो चाहिए, कुछ है ही नहीं, सिर्फ 3 है तो वहां तो कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा 3 3 3। वैल्यू रखने के लिए वहां वेरिएबल फंक्शन में वेरिएबल तो होना चाहिए ना, अंडरस्टूड। तो ये है मेरा कांस्टेंट फंक्शन। अब इसका नाम कांस्टेंट क्यों है समझ में आ गया कि उसकी वैल्यू ही कांस्टेंट रह रही है तो कांस्टेंट फंक्शन, अंडरस्टूड। अब इसकी अगर बात करें हम डोमेन की, सबसे पहले सो डोमेन में हम x को क्या क्या ले सकते हैं, तो r टेंड्स टू r वाला है और कांस्टेंट है तो x को तो तुम जो लेना हो ले सकते हो, जो लेना है ले सकते हैं। तो हम क्या लेंगे r, डोमेन इज क्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रियल नंबर्स, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो तुम डोमेन में, मतलब एज ए x तुम कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। अच्छा तो रेंज मतलब सेट ऑफ जो तुम्हारा रिलेशन बनेगा ओके उसमें जो सेकंड एलिमेंट है उसका सेट, तो सेकंड एलिमेंट भी क्या होगा रियल नंबर ही होगा, लेकिन सेकंड एलिमेंट तो फिक्स है भाई तुम्हारा। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा 1 तो 1,3 2,3 -10,3 ये सब जगह 2 क्यों लिखा है हमने, ओके सो 1,3 2,3 -10,3 -2.6,3 ओके। तो मतलब क्या सेकंड एलिमेंट तो फिक्स ही है, हाँ वो भी रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर ही है लेकिन फिक्स है कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ बोल सकता हूं कि ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और वो कौन सा कांस्टेंट जो मुझे गिवन है वही कांस्टेंट है। तो रेंज हो गई मेरी 3, डन, सिंपल है। अब उसका ग्राफ, तो उसके ग्राफ में भी ऐसा कुछ नहीं है, देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं, जैसे कि x इज इक्वल्स टू 0 डाला तो y की वैल्यू क्या मिली 3, x इज इक्वल्स टू 2 डाला तो भी y की वैल्यू क्या मिली 3, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ ओके, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, एक पॉइंट। ग्राफ तो ड्रॉ करना आएगा ना, सपोज देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मैं क्या बोल रहा हूँ x की वैल्यू 0 ले ली, मेरा क्या है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 ऐसा है, x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3, तो मेरा पेयर क्या बना, पेयर बना मेरा 0,3। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़े थे ना, तो 0,3 को मार्क करो, तो x का 0 और y का 3, तो मतलब x का 0 और y का 3 वो कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा, डन। फिर वैसे ही x की जगह मैंने 1 रख दिया, तो 1 रखा तो भी y की वैल्यू क्या मिली 3, मतलब मेरा ऑर्डर्ड पेयर मिला 1,3। उसी को तुम यहाँ रखोगे x की जगह 1 और y की जगह तो 3 ही, तो x का 1 ये रहा और y की जगह 3 ये रहा, तो ये मेरा सेकंड पॉइंट, डन। वैसे x इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने -10 ओके, तो y इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा -10,3। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा -10, लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3, मतलब -10,3, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, ये मेरा पॉइंट बन गया। तो ये सारे पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट करूँ तो ऐसी सीधी सी लाइन बनेगी, वो ये रही, इसे बनाने को पूछेगी नहीं, हाँ एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई नीचे में से कौन सा ग्राफ सिग्नम फंक्शन का है, नीचे में से कौन सा ग्राफ आइडेंटिटी फंक्शन का है, नीचे में से कौन सा ग्राफ ये जो हमने पढ़ा अभी कांस्टेंट फंक्शन का है, ओके। तो सारे फंक्शन, अभी इसके पहले हमने कौन सा फंक्शन देखा आइडेंटिटी फंक्शंस, तो वो हमने ड्रॉ किया ना, यहाँ 1 और यहाँ भी 1 1,1 ये रहा पॉइंट, 2,2 ये रहा पॉइंट, 3,3 ये रहा पॉइंट, सबको कनेक्ट करेंगे तो ऐसे इंक्लाइन लाइन मिल जाएगी। x भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब इसमें y कांस्टेंट है, जैसे x कांस्टेंट हो सकता है। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, यस हो सकता है, ओके हो सकता है, डन ओके। तो ग्राफ भी पूछा जा सकता है, यहां समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट फंक्शन पे जाते हैं हम, पोलिनोमियल फंक्शन। तो जो कांस्टेंट हमने पढ़ा वैसे ही अभी डिफरेंट डिफरेंट पोलिनोमियल फंक्शंस अभी हम देखेंगे, ओके।
जनरली पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पर्टिकुलरली ग्राफ इंडिकेटर, ग्राफ कैलकुलेटर भी होता है। ओके, सो वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, जितना है उतना हम डिस्कस कर रहे हैं। अगेन फंक्शन इज अ वेरी वेरी ह्यूज कंसेप्ट। ओके, देखो एक एग्जांपल थ्रू ही हम यहाँ पर समझ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, मेरा फंक्शन कौन सा है, r टेंड्स टू r बाई y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, जहाँ f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर। ओके, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक, देखो सेकंड डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया है। अब ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो उसको कैसे डिफाइन करें, कुछ भी नहीं, क्या करना है, जब x इज इक्वल्स टू तुम 1 लो तब y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1, x इज इक्वल्स टू 2 लो तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4, x इज इक्वल्स टू -2 लो तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 4, x इज इक्वल्स टू -1 लो तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। मतलब कि y में कभी भी तुम्हारी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्यों, स्क्वायर हो जा रहा है, -2 लिया तो भी 4, +2 लिया तो भी 4, तो कभी नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं y में। अंडरस्टूड। तो अब मेरे ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे, x, y। अब x बिलोंग्स टू क्या है, r। ओके, क्यों, क्योंकि मैं r तो कुछ, r मतलब क्या, कुछ भी ले सकता हूँ, तो x में तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन y बिलोंग्स टू r आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, कुछ भी नहीं आएगा, रियल नंबर्स नहीं, सारे रियल नंबर्स ही है ये सारे भी, लेकिन सिर्फ रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स नहीं है, पर्टिकुलर है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि y जो है वो y क्या क्या हो सकता है, तो देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, x अगर मैं 0 ले लूं तो क्या हो सकता है y, 0, 0 का स्क्वायर 0। ओके, तो y 0 भी हो सकता है, तो y क्या क्या हो सकता है, y 0 हो सकता है, y 1 हो सकता है। ओके, y 2 हो सकता है कभी, y 2 हो सकता है कभी, नहीं, पक्का, श्योर, हो सकता है, क्यों, अगर मैं x की वैल्यू √2 ले लूं तो √2 का स्क्वायर, √2 कट हो गया तो y क्या मिला मुझे, 2 मिला, हो ही सकता है। x तो मैं कुछ भी ले सकता हूं ना भाई, x बिलोंग्स टू r है, तो x तो मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो x मैंने ले लिया √2, तो √2 का स्क्वायर आ गया 2, तो मेरा y तो 2 हो सकता है। क्या मेरा y 2.6 हो सकता है, यही कंसेप्ट लगा के सोचो, हो सकता है, हो सकता है, मेरा कोई ऐसा एक रियल नंबर तो होगा ना जिसका स्क्वायर 2.6 है, कोई एक ऐसा रियल नंबर x तो होगा ही, अंडरस्टूड, कोई एक रियल नंबर x ऐसा होगा ही जिसका स्क्वायर क्या होगा 2.6, कि x तो रियल नंबर है, वो तो माइनस भी हो सकता है। अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया, श्योर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो फिर ये भी सारे रियल नंबर्स ही है, लेकिन सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स। डन, पॉजिटिव इंटीजर्स है या पॉजिटिव रियल नंबर्स है, इसको मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकता हूँ। अरे कितना टाइम, स्टार्ट में ही बोल, पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूँ या नहीं, नहीं बोल सकता, 2.6 इंटीजर नहीं है, वो तो फ्रैक्शन में आएगा, 2.6 26/10 तो वो हो जाए 2.6, तो वो तो रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इंटीजर तो सिर्फ नंबर ही होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3, पॉइंट में आए उसको इंटीजर नहीं बोलते। डन, समझ में आ गया, बेसिक क्लियर रखो, डन। ओके, अब ये हम समझे ये क्या है, हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, तो हमने देखा कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें डोमेन क्या है, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r है, x की जगह तो तुम कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अभी हमने देखा कि y, ये फंक्शन के लिए y कभी भी नेगेटिव नहीं है, y का आंसर कभी भी नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, क्यों, स्क्वायर है तो नेगेटिव कहां से आएगा। सो दैट्स देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखा है, देखो x स्क्वायर इज सच दैट x बिलोंग्स टू r,
लेकिन यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू r, उसको अगर तुम्हें पर्टिकुलरली बोलना हो कि रेंज क्या होगी तो तुम x बिलोंग्स टू r ना बोल करके तुम क्या बोल सकते हो कि x बिलोंग्स टू, x होगा तुम्हारा 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ऐसा बोल सकते हैं। y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ सकती है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 0 आ सकती है। अब ये हम पढ़ लिए हैं सेट में, याद है ना लास्ट में, क्या इसको क्या ये इंडिकेशन को क्या बोला जाता है, 0 को इंक्लूड कर कर इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू, वेयर x बिलोंग्स टू r एंड x इज दिस। 0 को इंक्लूड करके इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू, इनफाइनाइट इंक्लूड है नहीं है, देखो ये बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट इंक्लूड नहीं था। बड़े ब्रैकेट में हमने वो एक्सरसाइज की थी ना कि ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ अगर मैंने फिल कर दिया तो इंक्लूडेड है, और यहाँ फिल नहीं किया मतलब इंक्लूडेड नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज सेट्स की, इसीलिए तो बेसिक जरूरी है। अंडरस्टूड। तो हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x की 0 से लेकर के कोई भी वैल्यू हो सकती है पॉजिटिव में, ओके, इनफाइनाइट तक। डन। अच्छा चलो आगे देखते हैं। और उसका ग्राफ ऐसे बनता है, ओके, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। अगेन हम 11th में ही पढ़ने वाले हैं, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब कुछ। कॉनिक सेक्शंस 11th में हम पढ़ने वाले हैं, क्या, कॉनिक सेक्शंस, उसमें हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स सब कुछ है। तो तब ऐसी फिगर्स तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगी, ओके। लेकिन अभी तुम्हें इतना पता हो जाना चाहिए कि ये क्या, देखो यहाँ पर देखो सिर्फ पॉजिटिव y ही इंक्लूडेड है, नेगेटिव y इंक्लूडेड ही नहीं है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू fx, उसका आंसर कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि x स्क्वायर है। तो इसीलिए ऐसा है। अगर नेगेटिव आ सकता तो कैसा होता ग्राफ, ऐसे होता। अगर y की नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है, y की नेगेटिव वैल्यू है, तो ऐसा ग्राफ होता। लेकिन y की मतलब कैसे, जैसे कि x क्यूब ले लो भाई, x स्क्वायर नहीं है, x क्यूब। तो अब y की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, तुम x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू क्या है, -1, तो ये नीचे की वैल्यू आएगी। समझ में आया? तो ऐसा ग्राफ, ओके। ये समझ में आया ग्राफ तो कैसे प्लॉट करते हैं हमें पता ही है। तो तुम जैसे जैसे पॉइंट लगाओगे कि 0 के x0 तो y0, x1 y1, x2 y4, x3 y9, तो रखते जाओगे तो तुम्हें ये देखो ऐसा ग्राफ मिलेगा। डन, ओके। तो उसका मेनली तो तुम्हें डोमेन और रेंज याद रखनी है। याद रखनी है मतलब समझोगे तो याद रखने की जरूरत नहीं। जैसे कि x और y दोनों बिलोंग्स टू r है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली y इज नॉट होल r, पूरा का पूरा r नहीं है। हाँ, नेचुरल नंबर, होल नंबर भी नहीं बोल सकते, क्यों, पॉइंट में आंसर आएगा y का, तो होल नंबर में पॉइंट नहीं आएगा। इंटीजर भी नहीं बोल सकते, होल नंबर नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर भी नहीं बोल सकते। डन, पक्का, ओके। सो आगे ये रहा एक्स क्यूब का, जो मैं बोल रहा था, एक्स क्यूब का फंक्शंस। तो देखो एक्स क्यूब के फंक्शंस की फिगर ग्राफ ऐसे आता है। मतलब कि तुमने x इज इक्वल्स टू 1 रखा, y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 2 रखा, y इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 3 रखा, y इज इक्वल्स टू 27। मतलब पॉजिटिव वैल्यू के लिए देखो कितना y कैसे बढ़ रहा है। x की वैल्यू सिर्फ इतनी बड़ी तो y यहाँ आ गया, x की वैल्यू इतनी बड़ी y यहाँ आ गया, x की वैल्यू थोड़ी इतनी बड़ी, y तो देखो x 0 से इतना जा रहा है और y तो देखो कहाँ जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम देखोगे कि x की वैल्यू में 0 रख रहा हूँ तो y 0 आ रहा है, x की वैल्यू में 1 रख रहा हूँ तो y 1 आ रहा है, x की वैल्यू में 2 रख रहा हूँ, अब देखो कैसे बढ़ रहा है, y इज इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू में 3 रख रहा हूँ तो y आ रहा है 27। देखो यहाँ पे 1 का चेंज और यहाँ पर कितना चेंज। ओके, सो दैट्स व्हाई ग्राफ इज लाइक दिस। और इसमें नेगेटिव भी जा सकते हैं, इसमें पर्टिकुलरली नेगेटिव भी जा सकते हैं, दैट्स व्हाई ग्राफ इज लाइक दिस।
अंडरस्टूड, समझ में आ गया? ओके, सो ये था हमारा ग्राफ। अब आगे हम देखते हैं रैशनल फंक्शंस। क्या? रैशनल फंक्शंस। क्या क्या देखे हमने? स्टार्टिंग कहां से किया? आइडेंटिटी फंक्शंस, देन कांस्टेंट फंक्शंस, देन पोलिनोमियल फंक्शंस। और पोलिनोमियल फंक्शंस में हमने कौन कौन से देखे? अभी तो सिर्फ स्क्वायर वाला फंक्शंस देखा, मतलब क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, दोनों का ग्राफ कैसे आएगा वो भी देख लिया हमने। स्क्वायर वाले फंक्शंस में हमारा था एक्स स्क्वायर, इसीलिए उसकी वैल्यू आई सारी वाई के अकॉर्डिंग। ओके, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, कोई बात नहीं, वो जब आएगा तब देखेंगे। फिर एक्स क्यूब भी देख लिया। ओके, अभी हम देखने वाले हैं रैशनल फंक्शंस। क्या देखने वाले हैं? रैशनल फंक्शंस। रैशनल नंबर पहले तो याद करो जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और q 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम रैशनल नंबर बोलते थे। राइट डेफिनेशन। सो अब fx बाई gf वही चीज लिखी हुई है। अब देखो डिफाइन रियल वैल्यू फंक्शन, उसी का एग्जांपल है रियल वैल्यू फंक्शन। तो देखो x, अब देखो ये कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? r माइनस 0 से लेकर के r तक बिलोंग कर रहा है। कहां से कहां बिलोंग कर रहा है? r माइनस 0, मतलब x कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता। फिर से r माइनस 0 का मीनिंग क्या है? x कुछ भी, x कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 माइनस किया है ना, मतलब 0 नहीं हो सकता। और y तो r है, मतलब जो भी होगा सब आ जाएगा। y में 0 भी आ सकता है, y में 0 आ सकता है लेकिन x में 0 नहीं आ सकता। डन। तो वो फंक्शन है हमारा रैशनल नंबर वाला। यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है 1/x, f ऑफ x क्या गिवन है? 1/x। इसी को यही फंक्शन को रैशनल फंक्शन बोलेंगे क्योंकि p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 पहले से ही बोल दिया है, x शुड नॉट इक्वल्स टू 0। तो उन्होंने वही बोला है कि x बिलोंग्स टू r है, बट r में से माइनस कर देना है 0 को, 0 नहीं होगा। तो ये हमारा रैशनल फंक्शन भी है, इसी को हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल ही तो है, x का रेसिप्रोकल 1/x, तो इसको हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोलेंगे। यस, तो x बिलोंग्स टू r माइनस 0 और टेंस टू r। ओके, तो देखो ये हमारा ऐसा ग्राफ बनता है। ओके, अब तुम यहां पर देख सकते हो क्या कि x की तुम कोई भी वैल्यू ले लो, x की तुम देखो, मैंने बोला कि y में रियल नंबर होगा, लेकिन y में रियल नंबर होगा तो भी तुम सोचो x की तुम कोई भी वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू 0 के अलावा, क्योंकि हमने 0 को नहीं लिया है, तो 0 के अलावा x की तुम कोई भी वैल्यू लो, y का आंसर क्या आएगा? y का आंसर कभी 0 आ सकता है क्या? y का आंसर 0 कब आएगा? कब आएगा? 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन x की जगह क्या रखे सो दैट y का आंसर 0 आए? आ सकता है? y का आंसर 0। हाँ, ये हमारा है y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x। x की मेरी कोई भी ऐसी वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए y का आंसर 0 आ रहा है? नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें ऐसे ही बोलना हो, ओके, तो तुम बोल सकते हो कि नीचे क्या रखने, कौन सी वैल्यू रखनी पड़ेगी? नहीं, 0 तो नॉट पॉसिबल ना, पहले ही बोल दिया हमने कि 0 पॉसिबल नहीं। और ऐसे भी 1/0 क्या होता है? 0 थोड़ी होता है। 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। सो नीचे तुम्हें इनफाइनाइट रखनी पड़ेगी, तब जाके 0 आएगा। 1/0 इनफाइनाइट होता है ना, तो 1/इनफाइनाइट करोगे ना, तब जाके 0 आएगा। और इनफाइनाइट रखना मतलब तुम्हें पता है इनफाइनाइट क्या है? पता होता तो इनफाइनाइट क्यों बोलते? इनफाइनाइट को ही हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो देयरफॉर यहाँ पर हम x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिसके लिए y की वैल्यू क्या आ जाए? 0। इसीलिए हमारे ग्राफ में देखो, ये जो दो ग्राफ है उसमें 0 तो कहीं पे आ ही नहीं रहा है। देखो ना, x की वैल्यू 0 आ रही है, क्यों? क्योंकि वो तो हमने ही बोला है कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और y की वैल्यू भी देखो कुछ भी हो रही है। देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है,
तो ये देखो y की ये सब वैल्यू है, 0 तक यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक, लेकिन 0 नहीं होगी, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आ रही है, लेकिन 0 कभी नहीं होगी। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? पक्का? ग्राफ तो एटलीस्ट ये ग्राफ देख के तुम्हें ये तो पता चल जाएगा ना कि ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। डन? ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारा रेसिप्रोकल फंक्शन बोलो या रैशनल फंक्शन का ग्राफ है। तो हम रैशनल, नीचे जो है रेसिप्रोकल करो या रैशनल करो, रैशनल नंबर बोलो, नीचे तो 0 लेने वाले नहीं है, मतलब जहां पे तुम्हें 0 दिखाई ना दे रहा हो वो वाला तुम्हारा ऐसा जो स्क्वायर रेक्टेंगुलर टाइप, इसे रेक्टेंगुलर पैराबोला कहते हैं। ओके, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो ये समझ में आ गया। ओके, अब इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? डोमेन तो क्या है हमें पता ही है, x बिलोंग्स टू r -0, सब कुछ रखना लेकिन 0 मत रखना। और रेंज क्या होगी? रेंज भी सेम होगी, सब कुछ आ सकता है आंसर, लेकिन 0 नहीं आ सकता। तो डोमेन और रेंज क्या होगी? सेम। अंडरस्टूड? ओके, देन नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, सो जो हमारा मॉड्यूलस फंक्शन है वो देखते हैं। अगेन वेरी सिंपल, हमारा f r टेंड्स टू r है एंड हमारा f of x y इज इक्वल्स टू f of x इज इक्वल्स टू क्या है? मोड x। ओके, मोड x मतलब क्या? अगर तुम x की वैल्यू -1 लोगे तो आंसर आएगा 1, x की वैल्यू 0 लोगे आंसर आएगा 0, x की वैल्यू 1 लोगे आंसर आएगा 1। मतलब नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, जो लेना है लो, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है। वही है मोड, हम वैसे ही करते थे, याद है ना? ओके, सो y की वैल्यू कभी भी नेगेटिव आएगी नहीं। तो देखो ये जो हमारा ग्राफ है उसमें देखो y पर कुछ है ही नहीं। डन? सब कुछ x पर ही है। तो ये भी कैसे हम ड्रॉ करेंगे? सेम वे, अगर y की वैल्यू अगर 0 ली तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू अगर 0 ली, सॉरी, x की वैल्यू अगर 0 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गई? 0, 0। x की वैल्यू अगर हमने 1 ली तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो हमारी ऑर्डर्ड पेयर हो गई 1, 1। तो ये तो हमने ड्रॉ की थी सबसे स्टार्टिंग में, कौन सी? कांस्टेंट वाली नहीं, आइडेंटिटी। ओके, कि y की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी 0। तो मतलब ये तो ऐसे ही बनता था ना, यही था ना ग्राफ, याद आया? ओके, अब नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1। x की वैल्यू अगर -3 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी? 3। मतलब नंबर तो वही है, डायरेक्शन अलग। तो जैसा है वैसा ही नंबर तो वही है, x को तो माइनस में आ गया, देखो x तो माइनस में आ गया, लेकिन y अभी भी क्या है? प्लस में ही है। तो ये हमारा फंक्शन बनेगा, ये हमारा ग्राफ, मॉड्यूलस फंक्शन। सिंपल है। ओके, समझना ही है ये सब कुछ। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगेगा अरे यार कितना डिटेल्ड में पढ़ा, और न्यूमेरिकल में जितना मतलब हमने कंसंट्रेशन से हमने कंसेप्ट समझे, न्यूमेरिकल में उतना कुछ ज़्यादा आया नहीं, ऐसा शायद लगे। बट जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 11th के बाकी चैप्टर्स के लिए और 12th के भी कई चैप्टर्स के लिए। दैट्स ऑल। अंडरस्टूड? अच्छा चलो, सो अगर यहाँ पर हम बात करें सो x तो हम कुछ भी रख सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू r है, सो हमारा डोमेन क्या बन जाएगा? r बन जाएगा। लेकिन हमारी रेंज जो है वो तो हमारा y होता है। ओके, तो y में तो कुछ भी नहीं आएगा, y में देखो 0 आएगा और पॉजिटिव नंबर आएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं है, नेगेटिव नंबर्स नहीं है। तो जैसे मैंने तुम्हें उसके लिए बताया था, फिर से यहाँ पर तुम ऐसा बोल सकते हो x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट। डन? 0 हो सकता है और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो होगी हमारी रेंज। द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन ये हमें गिवन है। अंडरस्टूड? अब ये मॉड्यूलस फंक्शन को भी दो तरीके से लिखा हुआ है। एक तरीका तो हमने अभी जो देखा वो मोड x, दूसरा तरीका ये भी एक तरीका है क्या? f of x
इज इक्वल्स टू x when x is greater than or equals to 0 and minus x when x is less than 0. मतलब तुम्हें इसको ऐसे गिवन है, इसीलिए ये मॉड्यूलस फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं. क्या? पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि पीसेस कर दिए, उसके टुकड़े कर दिए हैं फंक्शन के. तो हम तो प्लस ले तो भी प्लस आंसर आएगा, जीरो ले तो भी प्लस आंसर आएगा, माइनस वन ले तो भी, माइनस नंबर ले तो भी प्लस आएगा आंसर. उसी को अगर फंक्शन में बोलना हो तो बोल रहे हैं इक्वल टू जीरो. मतलब अगर तुम्हारा जीरो लिया तो तुम्हारा फंक्शन क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. अगर तुमने x ग्रेटर देन जीरो लिया, मतलब 5 लिया, तो भी तुम्हारा फंक्शन क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन. ओके. लेकिन अगर तुम्हारा x लेस देन जीरो है, मतलब -10 -5, तो तुम्हें फंक्शन क्या लेना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. प्लस एक्स वाला नहीं, माइनस एक्स वाला लेना है. क्यों? क्योंकि अगर तुमने लिया कि एफ ऑफ एक्स की जगह में क्या ले रहा हूं? -10, तो मेरा फंक्शन क्या है? -x, मतलब माइनस तो है ही और x की जगह क्या रखना है? -10, तो वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा. समझ में आया? पक्का? x की वैल्यू 0 हो तो तुम ले लो, x की वैल्यू 0 हो तो तुम ले लो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. तो अगर 0 रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0. x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो तो भी सेम 1 है, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2. तो सारे पॉजिटिव ही आंसर आए. लेकिन x की वैल्यू 0 से कम हो, से -10, तो उसके लिए तुम यहाँ रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? -10. और हम तो मॉड्यूलस पढ़ रहे हैं, माइनस में आंसर नहीं आएगा. तो उसके लिए अलग से फंक्शन डिफाइंड किया है. वो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू -x. मतलब अगर मैं अभी -5 रखूंगा, यहाँ पे अगर मैंने -5 रखा तो माइनस और x की जगह -5, तो वो क्या हो जाएगा? +5. तो मोड x को ही तुम पीस वाइज कर तोड़कर तुम ऐसे लिख सकते हो. अगर मैं ऐसे फंक्शन डिफाइन करूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x व्हेन x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड -x व्हेन x लेस देन 0, तो ये और कुछ नहीं, मोड फंक्शन ही है. मतलब इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ x. दैट्स इट. अभी तुम इस तरीके से बताओ या इस तरीके से, बात सेम ही है. डन? आया समझ में? एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्नम फंक्शन. ओके, तो सिग्नम फंक्शन देखो क्या है. सिग्नम फंक्शन में कि अगर x ग्रेटर देन 0 हो, अभी देखो सिग्नम फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन में बहुत सिमिलरिटीज है. ओके, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज फिक्स है. क्या है? वैल्यूज फिक्स है. क्या आंसर तुम्हारा हमेशा क्या आएगा? 1 0 एंड -1. ये 3 में से ही आंसर आएगा और कोई आंसर आएगा ही नहीं. ओके, मतलब y की वैल्यू फिक्स ही है तुम्हारी. क्या? -1 0 और 1, y की वैल्यू फिक्स है. कुछ भी x ले लो यही आएगा. क्यों? क्योंकि उन्होंने ही बोला है. देखो क्या बोला है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या है? 1. कब? जब x ग्रेटर देन 0. तो मतलब ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया. ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया ना. x की वैल्यू में 5 ले लो, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे रखूंगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1. x की वैल्यू में 3 रखो तो भी y की वैल्यू क्या मिलेगी? 1. डन? तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया. दूसरा, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? 0. कब? जब x की वैल्यू क्या हो? 0. तो अगर x की वैल्यू 0 हो तो ये भी कांस्टेंट फंक्शन हो गया. क्या? कुछ भी रखो, आंसर क्या आने वाला है? 0. और तीसरा, f ऑफ x इज इक्वल टू -1. कब? जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो. तो -10, x की वैल्यू -10, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी? -1. वो तो फिक्स ही है, कांस्टेंट फंक्शन ही है. ये 3 ही वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल लिखा ही नहीं तो फंक्शन में. समझ में आ रहा है? सो इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन, इसकी डोमेन क्या होगी भाई? डोमेन में तो तुम x ग्रेटर देन 0 ले रहे हो, 0 भी ले रहे हो, लेस देन 0 भी ले रहे हो, तो पूरा तो ले लिया तुमने, तो रियल नंबर. लेकिन रेंज क्या होगी? तो रेंज में तो तुम्हारे सिर्फ 3 ही आंसर आ रहे हैं. तो रेंज है तुम्हारी -1 0 और 1. कोई भी x की वैल्यू ले लो, y का नंबर तुम्हें ये 3 में से ही एक मिलने वाला है. डन? सिंपल. तो
मॉड्यूलस फंक्शन और सिग्नम फंक्शन में सिर्फ बहुत कम डिफरेंस है। डन, समझ में आ रहा है क्यों कम डिफरेंस है? मतलब डिफरेंस तो है ही, यहाँ पर देखो वहां पे जो मॉड्यूलस फंक्शन देखा उसमें ये 3 वैल्यू नहीं आ रही थी रेंज में, उसमें तो 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक की वैल्यू आ रही थी, सारी पॉजिटिव, क्योंकि मॉड्यूलस था इसलिए। उसको हम क्या बोलते थे? उसको तोड़ा हुआ था तो उसको पीस वाइज फंक्शन भी बोलते थे। अब इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे, इसका अगर तुम ग्राफ देखो, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, ओके, तो x की वैल्यू अगर मैं 1 ले रहा हूं या 2 ले रहा हूं, x की वैल्यू क्या ले ली? 2, तो भी y की वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि सारी पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या है? 1। x ग्रेटर देन और 0 के लिए y की वैल्यू 1 गिवन है, फिक्स ही है, ये फिक्स्ड है, y की वैल्यू 1 ही होगी। तो x की वैल्यू 2 ली और y की वैल्यू 1, मतलब ये मेरा पॉइंट आ गया। डन, ओके। x की वैल्यू मैंने ले ली क्या? चलो मान लो अब x की वैल्यू मैंने अभी ली थी 2, अब मैं ले रहा हूं x की वैल्यू 3, तो भी y की वैल्यू क्या आने वाली है? 1 ही आने वाली है। डन, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू वापस आएगी 1। तो वैसे ही यहाँ पर ऐसे लाइन आएगी, पूरी लाइन ऐसे आएगी। फिर अगर मैं x की वैल्यू क्या लूं? 0, तो y की वैल्यू क्या है? 0, तो मतलब ये पॉइंट आएगा, ये पूरा आया और ये पॉइंट भी आ गया। और फिर सपोज ऐसे एक लाइन आ गई कि x की वैल्यू जो भी नेगेटिव लूं, लेकिन उसके लिए मेरी y की वैल्यू क्या आएगी? -1। सपोज इसको हटा दो, मेरा -1 कहाँ है? यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1। x की कोई भी वैल्यू है, x की कोई भी वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी? -1। डन, समझ में आ रहा है? सो ये ऐसा ग्राफ बनेगा हमारा, मतलब ऐसे, तो ऐसे ग्राफ बनेगा। डन, ओके। तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन, ये रहा, देखो। अभी ये क्या है? सबके लिए एक ही वैल्यू है, 1। अब देखो ये बीच वाला मैं ये जो रफली ड्रॉ कर रहा हूं, ये नहीं आएगा, हाँ, ये मत मान लेना क्या आ जाएगा, ये नहीं आएगा। क्यों ये नहीं आएगा? क्योंकि x की तुम कोई भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू कभी आएगी? 0.9, 0.8, 0.5 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर तुमने x की वैल्यू 0 से ज्यादा ली है, 0 से ज्यादा ली है x की वैल्यू, तो सबके लिए आंसर क्या है? 1। तो मैंने 0.5 भी लिया अगर x, तो भी मेरा y क्या आएगा? 1। भले ही 0.5 लिया, लेकिन y क्या आएगा? 1। तो y मेरा 1 से कम तो आने वाला नहीं है, 1 से कम भी आएगा, लेकिन कब? जब x की वैल्यू में 0 लूं तब। तो 1 तो आएगा और फिर डायरेक्टली 0 आएगा, ओके, बट और कोई आएगा नहीं। डन, ओके। सो ये ऐसे हमें ड्रॉ किया है, कौन सा फंक्शन? सिग्नम फंक्शन। ओके, समझ आ गया? और शायद एक ही बाकी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। यस, ओके। सो लास्ट फंक्शन जो बाकी है हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या बोल रहे हैं? देखो इसमें क्या होता है, सिंपली मैं तुम्हें बता देता हूं। अगर फंक्शन की वैल्यू ऐसी है 2, तो तुम्हारा आंसर तो आ जाएगा 2, लेकिन 3 है तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3, -2 है तो आंसर आ जाएगा -2, लेकिन तुम्हारा नंबर है 2.1। सो 2.1 से नजदीक में जो इंटीजर होगा, मतलब नजदीक में मतलब छोटा वाला, 2.1 से छोटा वाला जो ग्रेटेस्ट नाम है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? 2.1 से छोटा वाला जो इंटीजर होगा वो यहाँ पे आंसर आएगा से 2। अगर 2.9 भी हुआ तो भी 2.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है? 2 ही है, इंटीजर नंबर, ओके। सो वो क्या आएगा? 2। डन। अगर 2.5 भी हो तो भी आंसर क्या आएगा? 2। हाँ, 3 के आंसर 3 है, 3.1 का आंसर क्या आएगा? 3, करेक्ट। अच्छा, अब छोटा वाला इंटीजर अगर मेरा है -1.9, इसका आंसर क्या आएगा? -1 या -2?
-2 आएगा। क्यों? देखो हम क्या ले रहे थे, छोटा वाला इंटीजर ले रहे थे। 2.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है, तो 2। तो वैसे ही -1.9 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -2। -1 तो -1.9 से बड़ा इंटीजर है, नंबर लाइन में देखो तो -1 तो बड़ा है -1.9 से। डन। हमें कौन सा लेना है, छोटा इंटीजर, तो माइनस में गलती ना हो जाए। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? तो यही है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब तुम x की जगह क्या ले सकते हो, जो मन चाहे ले लो, तो मतलब रियल नंबर। ओके। y की जगह तुम्हें क्या क्या मिलेगा, अब देखो सारे इंटीजर ही मिल रहा है, वहां पे डेसिमल नंबर फ्रैक्शन में कुछ नहीं आ रहा है। कभी भी आंसर आएगा तुम्हारा 2.5? नहीं, 2.5 का तो क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है। तो वहां पे माइनस आ सकता है, 0 भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, बट सारे के सारे क्या है, इंटीजर्स है। रैशनल नंबर नहीं आ सकता, इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। कौन आ सकता है, सिर्फ इंटीजर। तो हमारा डोमेन जो होगा वो तो रेंज होगी, हाँ वो तो रियल नंबर होगा, बट जो रेंज होगी वो क्या होगा, इंटीजर z। पता नहीं इन्होंने क्यों हर जगह नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट है डोमेन एंड रेंज। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें सब जगह डोमेन और रेंज बताई है, तो वो याद रखना। याद रखना इन द सेंस समझ कर। डन। ओके। अब देखो यहां पर अगर मेरा 1 है तो 1 आंसर है, अगर 1.1 है तो भी आंसर क्या है, 1। 1.2 है तो भी आंसर क्या है, 1। मतलब x की मेरी वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, फिर x की वैल्यू 1.1 है तो भी y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1.5 है तो भी y की वैल्यू 1 है। समझ में आ रहा है? तो ये कांस्टेंट लाइन जैसा बना। अब x की वैल्यू 1.9 है, 1.9 तो भी y की वैल्यू क्या है, 1। लेकिन x की वैल्यू जैसे ही 2 होती है, y की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो ये रहा, तो 2 यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। अब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2.1 तो y का आंसर क्या हो गया, 2। तो y तो वहीं पे है। x की वैल्यू 2.3 तो y की वैल्यू 2, 2.4 2, 2.5 2, 2.9 का भी 2, और जैसे ही 3 हो गया तो यहां नहीं आएगा। अब 3 y की वैल्यू कहां आएगी, यहां पे। अंडरस्टूड? ओके। समझ में आ रहा है? तो जैसे देखो तुम देख ही सकते हो, ऐसे कैसे टिटिक 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 स्टेप्स है, तो इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा फंक्शन, स्टेप फंक्शन। तो सबके लिए अलग अलग नेमिंग है, वो 1 मार्क में शायद पूछे जा सकते हैं। मॉड्यूलस फंक्शन है, ओके, तो उसको हम बोल रहे थे पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि उसने पीसेस में डिवाइड कर दिया था। ओके, सो पीस वाइज फंक्शन मैंने बोला था मॉड्यूलस के लिए। फिर इसके लिए हम क्या बोलेंगे, स्टेप फंक्शन। डन। और कौन सा बोला था, और भी एक बोला ना मॉड्यूलस के लिए, रेसिप्रोकल फंक्शन। ओके, तो वैसे अलग अलग नेम्स है, वो नेम्स तुम्हें 1 मार्क में शायद पूछे जा सके। यहाँ पे सारे जो एल्जेब्रिक फंक्शंस है वो कंप्लीट होते हैं। समझ में आया? एक बार क्विक रिवीजन देखें तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया से कांस्टेंट फंक्शन से। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसे आता था, ऐसे सीधी लाइन। ओके, फिर हमने आइडेंटिटी फंक्शन भी देखा, पहला वो देखा। ओके, सो आइडेंटिटी फंक्शन में कैसी लाइन आती थी, ऐसे टेढ़ी लाइन आती थी, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, लाइक दैट। ओके, तो वो था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। फिर वो नीचे भी आ सकती है, -1 के लिए -1, -2 के लिए -2। तो हमने देखा आइडेंटिटी फंक्शन, हमने देखा कांस्टेंट फंक्शन, हमने पोलिनोमियल फंक्शन देखे। पोलिनोमियल फंक्शन में हमने एक्स स्क्वायर वाला देखा, तो एक्स स्क्वायर वाले में हमने देखा कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। सो ऐसे पैराबोला देखा, ऐसे जय स्वामीनारायण। ओके, फिर दूसरा एक्स क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब, तो उसके लिए भी हमने फंक्शंस देखा था। कौन सा, कि भाई प्लस भी जा रहा है और 0 भी आ रहा है और माइनस भी जा रहा है। तो हमने ऐसे ग्राफ देखा था ना, ऐसे एक कैसे बहुत बड़ा रहा है, फिर ऐसे फिर ऐसे एक फंक्शन देखा था, तो वो एक्स क्यूब का ग्राफ था। ओके, फिर आगे हमने देखा क्या, मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन को पीसवाइज फंक्शन भी बोलते हैं।
तो मॉड्यूलस में हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो उसके लिए हम देख रहे थे कि x तुम कुछ भी ले लो, y की वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव। तो वो ऐसे करके हमने बताया x भले ही पॉजिटिव नेगेटिव लो, y तो पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन था। डन, ओके। और अभी हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है क्योंकि वो इंटीजर ही लेना है हमें। डन, ओके। तो वो इंटीजर वाला ले लिया। देन सिग्नम फंक्शन, यस। तो सिग्नम फंक्शन में क्या था कि तुम 0 लोगे तो आंसर 0, 0 से बड़ी वैल्यू लो तो हमेशा आंसर 1, और 0 से छोटी वैल्यू लो तो हमेशा आंसर -1। डन, तो वो हमने सिग्नम फंक्शन भी देख लिया, और ये उसका ग्राफ। डन, तो ये भी देख लिया, मॉड्यूलस देख लिया। दिस वन, यस, रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन और रेसिप्रोकल फंक्शन दोनों वही है। ओके, तो हमने देखा था कि 1/x को डिफाइन करना है, x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। सो ना ही x की वैल्यू कभी 0 हो सकती है और ना ही y की वैल्यू भी कभी 0 हो सकती है, क्योंकि y की वैल्यू 0 तब होगी जब तुम इनफाइनाइट नीचे रखोगे। इनफाइनाइट तो रख नहीं सकते। दैट मीन्स कि तुम्हारा डोमेन और रेंज क्या होगा, सेम ही होगा, रियल नंबर्स बट -0। ओके, और तुम्हारा ग्राफ ऐसे आएगा, देखो 0 पे टच ही नहीं कर रहा है। ओके, तो ये हमारा किसका ग्राफ है, रैशनल नंबर का। ओके, सो रैशनल फंक्शन का। तो ये रैशनल फंक्शन देख लिया हमने। फिर इर्रेशनल फंक्शन वैसे है नहीं हमारे सिलेबस में, लेकिन इर्रेशनल फंक्शन मतलब क्या, स्क्वायर रूट में गिवन होगा तो वो इर्रेशनल फंक्शन है। जैसे हमने देखा था ना 10th में, √2 इज इर्रेशनल प्रूव करते थे, तो वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ x बोल दिया हो, स्क्वायर रूट ऑफ x, तो वो फंक्शन कौन सा हो गया, इर्रेशनल फंक्शन हो गया। डन, लेकिन उसका अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। अदरवाइज वैसे अगर तुम ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ x बोलो, f ऑफ x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये इर्रेशनल फंक्शन हो गया, y इज इक्वल्स टू दिस। तो अभी इसमें क्या है, इसमें तुम x की कुछ भी वैल्यू लो तो x रेज टू, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना, x रेज टू 1/2। ओके, रूट को x रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, याद है ना, रूट को x रेज टू 1/2 लिखते हैं। सो √4 होगा तो क्या हो जाएगा 2, √1 होगा तो क्या हो जाएगा 1, √9 होगा तो क्या हो जाएगा 3। तो वैसे तो बीच वाले नंबर होंगे तो भी आएगा, तो सही नंबर तो आएगा। ओके, तो x तो मेरा बिलोंग्स टू r है। ओके, अगर 0 लिखूंगा तो 0 आंसर आएगा। ओके, तो x तो मेरा बिलोंग्स टू क्या है, r, लेकिन एक्चुअल में x बिलोंग्स टू r नहीं है। x बिलोंग्स टू r होगा तो मेरा ऐसे ग्राफ मिलेगा, ऐसे। लेकिन x बिलोंग्स टू r नहीं हो सकता, क्यों, स्क्वायर रूट के अंदर हम माइनस नहीं रखते थे, तो माइनस नहीं होगा, तो r माइनस करना पड़ेगा, r माइनस क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव इंटीजर्स, z, नेगेटिव इंटीजर्स तुम नहीं रख सकते। तो ग्राफ में भी ये माइनस वाला ग्राफ नहीं आएगा, सिर्फ प्लस वाला ऊपर वाला ग्राफ आएगा, ऐसे। ओके, हाँ हमें गिवन नहीं है, लेकिन अगर आए तो आना चाहिए, कुछ है ही नहीं ज्यादा। √x मतलब इर्रेशनल, दैट्स इट। डन, ओके। सो रैशनल नंबर देखा, इर्रेशनल नंबर देखा, पॉलिनोमियल फंक्शन देखा, कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन, सारे ही फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए। इसी के बेस पे एक्सरसाइज है और इसी के साथ हमारा कंसेप्ट भी कंप्लीट होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट बाकी है, वो देख लेते हैं। क्या, एल्जेब्रा ऑफ फंक्शंस, मतलब फंक्शंस का एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मतलब क्या, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई वही करना है, उसी को बोलते हैं एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। मतलब क्या कि अगर ऐसा गिवन है f ऑफ, अरे यार ऐसा गिवन है f प्लस g ऑफ x, ऐसा गिवन है f प्लस g ऑफ x, इसका मीनिंग क्या होता है, f ऑफ x प्लस g ऑफ x, सिंपल। अगर ऐसा गिवन हो f माइनस g ऑफ x, तो उसका मीनिंग क्या होता है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, मल्टीप्लाई हो f इंटू g का x, मतलब क्या, f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई g ऑफ x, और f बाई g x, उसका मीनिंग क्या होता है, f ऑफ x बाई g। सिंपल है एल्जेब्रा, कुछ भी नहीं। प्लस हो तो दोनों फंक्शन का प्लस करो, माइनस हो तो दोनों फंक्शन का माइनस करो, मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई, डिवाइड तो डिवाइड, ये तो सिंपल है। ओके, वही चीज़ है, देखो प्लस करोगे तो प्लस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन करोगे ऐसे तो मल्टीप्लिकेशन। ये देखो अल्फा मतलब कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी स्केलर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और ये क्वोशंट वाला मतलब जो हम डिवाइड वाला बोल रहे हैं वही क्वोशंट वाला, तो वही है। डन, तो सारे फंक्शंस कैसे डिफाइंड हुए हैं,
उनका ग्राफ, उनकी रेंज, उनका डोमेन और उनका एल्जेब्रा। समझ में आ गया? समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है। अभी अगर ग्राफ देकर पूछ ले तुम्हें कि ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो, आइडेंटिफाई तो कर सकते हो ना। अच्छा, और क्या पूछ ले? हाँ, यही पूछ ले कि कौन से फंक्शन का ग्राफ है, तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, एक मेरा फंक्शन है, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि मेरा फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन, तो उसके लिए डोमेन और रेंज बताओ, तो क्या हो सकती है? डोमेन क्या हो सकता है? रियल नंबर। रेंज क्या हो सकती है? रियल नंबर। सेम ही आंसर आने वाला है। ओके, सपोज मैं ऐसा बोलूं मेरा मॉड्यूलस फंक्शन है, तो उसकी रेंज और डोमेन क्या होगी? डोमेन क्या हो सकता है? डोमेन तो रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी डालो कोई बात नहीं। अच्छा, रेंज क्या हो सकता है? 0 to इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि रियल नंबर्स माइनस 0 to इनफाइनाइट, ऐसा भी बोल सकते हो कि सारे रियल नंबर्स, लेकिन उसमें से सॉरी ये माइनस थोड़ी करना है, तुम ऐसा बोल सकते हो रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से लेकर के, पूरा ही लिख दो ना, माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0, ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या था? यही था ना, y बिलोंग्स टू ये आता था। x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, y का क्या आंसर आता था? 0 आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है पॉजिटिव में, तो ये आ सकता है y बिलोंग्स टू। तो उसी के y बिलोंग्स टू y की तो रेंज बनती है, तो रेंज क्या हो सकती है? कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन माइनस करके उसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 0 तक के नंबर नहीं हो सकते। डन? समझ में आया? इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल है। तो ऐसे ही किसी का ग्राफ दे तो तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये फंक्शन है, और कोई भी फंक्शन बोल दे या ग्राफ बोल दे, उसकी रेंज और डोमेन लिखना आ जाएगा तुम्हें, पक्का? ओके। और फिर अलजेब्रा तो सिंपली प्लस माइनस, दोनों फंक्शन के प्लस कर दो, माइनस कर दो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सिंपल है। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 का सारा कंसेप्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज, ये जो सब कुछ हमने पढ़ा आज, उसके बेस पे जो न्यूमेरिकल्स है वो नेक्स्ट क्लास में हम, मैथ्स के क्लास में हम सॉल्व करेंगे। और फिर हमारी लास्ट एक्सरसाइज है मिसेलेनियस, उसके लिए कोई नया कंसेप्ट नहीं है, यही सारे कंसेप्ट का यूज करके मिसेलेनियस एक्सरसाइज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। डन? ओके, ठीक है।